ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1945वां एपिसोड आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल कार्यक्रम में दीप यज्ञ भी था, इसलिए न चाहते हुए भी बहुत विलंब हो गया मंच से आने पर, क्योंकि स्वागत का और सम्मान का क्रम इतना लंबा चला जो हमारे अनुमान से बाहर था। हमने ये सोचा था साथियों कि 8 बजे तक आ जाएंगे और आराम से स्वाध्याय हो जाएगा, और ऐसा क्रम बना कि अब मना भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लगभग 100-150 किलोमीटर दूर से लोग आए थे कथा सुनने के लिए। तो वो व्यक्तिगत रूप से सब मिलने जुलने में इतना समय लग गया कि 8 बजे स्वाध्याय करने का संयोग ही नहीं बन पाया। इसलिए विवश होकर के फिर हमने जो है अपना एक वीडियो क्लिप था लगभग 17-18 मिनट का, तो अब गुरुजी ने तो कहा है ना कि स्वाध्याय और सत्संग दोनों की व्यवस्था रखे रहेंगे। ठीक है, स्वाध्याय न हुआ पर आपने हमारे वीडियो के द्वारा सत्संग कर लिया, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर था भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। स्वाध्याय सत्संग का क्रम संपन्न हुआ। अब आज जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करेंगे तब हम ट्रेन में रहेंगे, तो उसके बाद कल से फिर सुचारू रूप से स्वाध्याय का क्रम चलेगा। ये संपन्न कर लेने के बाद हम लोग अब भगवत गीता के 7वें अध्याय को पूर्ण करेंगे। ठीक ना? आज का जो अध्याय है राजनीति की नीति, साधना शताब्दी विशिष्ट लेखमाला है ये। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। राजनीति की नीति बदले हुए युग में बदल जाएगी। नवयुग की नई आवश्यकता भी यही है। स्वाधीनता संघर्ष के समय राजनीति के मूल्य, मानक एवं मानदंड त्याग, सेवा, देश प्रेम पर केंद्रित थे। आपस में मतभेद होते हुए भी मन भेद न था। अलग अलग दल होते हुए भी दलीय दलदल और क्लेश का कीचड़ न था। उनमें परस्पर विरोध था पर वैमनस्य नहीं। स्वाधीनता के बाद भी यह स्थिति कुछ समय तक बनी रही। स्वस्थ आलोचना सभी को स्वीकार्य थी। कमियां, कमजोरियां उस समय भी थी, पर कोई भी इन्हें देश प्रेम पर हावी नहीं होने देता था। सत्ता किसी भी तरह से सेवा पर हावी न हो पाती थी। राजनीति के कार्य व नेता सम्मान के पात्र थे। उन्हें सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। कहीं किसी के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के सरंजाम स्वीकार न थे। इनकी आवश्यकता भी न थी। वाद थे, कभी कभी विवाद भी होते थे, पर इनमें कटुता की कड़वाहट कभी नहीं भूलने पाती थी। न जाने कब, कैसे, क्या हुआ, पीढ़ी बदली तो परंपराएं बदल गई। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस की बातें जाने भी दें, अब तो कहीं सामान्य सत्याग्रही जनों की छवि भी नहीं दिखाई देती। बड़प्पन अब सद्गुण से नहीं, संपदा से पहचाना जाता है। केवल नदियां ही प्रदूषित नहीं हुई हैं, राजनीति भी प्रदूषित हो चली है। बात किसी व्यक्ति या किसी एक दल की बिल्कुल नहीं है। बयार में ही विष घुला हुआ है। अब ऐसा लगता है कि सत्ता, सम्मान, अधिकार, आधिपत्य प्रिय हो चला है। सेवा व सत्कार्य प्रिय नहीं रहे। चाहे किसी को कितना भी जांचो परखो, बातों में सभी अच्छे, किसी के विचारों में कोई कमी नहीं है। कमी तो बस व्यवहार में है। जो विचार में है वह व्यवहार में नहीं है।
बातें केवल बातें हैं, कर्म से उनका कोई सारोकार नहीं है। कागजों में छपे हुए काले अक्षरों में कोई कालिख नहीं है। सिद्धांत सभी के स्वच्छ हैं, लेकिन मन और जीवन में स्वच्छता के स्थान पर कालिख की कालिमा है। इसलिए सिद्धांतों और कागजों की फेरबदल से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। यह उलट पलट तो रोज रोज हर रोज होती रहती है, लेकिन इससे अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। संभवतः आगे भी कुछ नहीं होगा। जो सत्ताधीश हैं, जो साहिबे मसनद हैं, उनमें आप ही जनता से भारी भरकम भय भरा हुआ है। सभी के लिए सुरक्षा गारद है। इनमें आपस में कहीं कोई संवाद नहीं है। सभी एक दूसरे से असुरक्षित और आक्रोशित हैं। देश वही है जो 70 साल पहले था, लेकिन अब वह वातावरण नहीं रहा। राजनीति के गलियारों में अब विमर्श के स्वर, दुर्भिक्षियों की दुर्गंध कहीं अधिक फैलती दिखाई पड़ रही है। परिस्थितियों से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन परिवर्तन के प्रयास नहीं के बराबर हैं। जो थोड़े बहुत छिटपुट होते भी हैं, उनमें प्रभाव नहीं है, क्योंकि हर समाधान के लिए नए नियम, नए कानून बना लिए जाते हैं, जो थोड़े ही दिनों में नाकारा साबित होने लगते हैं। तब नए नियमों की तलाश शुरू हो जाती है। नियमों का बोझ बढ़ते समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो पाती। इस बारे में यदि पिछले दशकों में पड़ताल शुरू करें, तो बात साफ हो जाती है कि नियमों से बात न बनने वाली थी, न बदलने वाली है। समस्या का समाधान संस्कृति व सांस्कृतिक मूल्यों से होगा। राष्ट्र प्रेम की राष्ट्रीयता से होगा। मूल्यों, मानकों व मानदंडों के नएपन से होगा। ये तभी संभव होगा जब जनता जागे। आने वाले समय में यही होने वाला है। सतयुग के सत्य व प्रकाश युग के परिवर्तन बदलती हवाएं करेंगी। नए युग के सूरज की रोशनी अंधियारों को कोई ठौर ठिकाना न मिलने देगी। स्वाधीनता मिलने पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। निश्चित ही यह स्वाधीन भारत को मिली सौगात और मिला सौभाग्य था, लेकिन इस सौगात और सौभाग्य का लाभ कैसे उठाया जाए, इसके लिए जन शिक्षण, जन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जो न तब हुआ और न अब हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अवश्य होगा। अभी नियम टूटने पर या तोड़े जाने पर सवाल पुलिस, अदालतें और एजेंसियां पूछती हैं। तब इन सवालों के उत्तर के लिए नई नई काट और नए नए पैतरे ढूंढ लिए जाते हैं। अधिक हुआ तो महंगे वकीलों की फौज उतार दी जाती है। अब तो बात प्रचलन में आ चुकी है कि न्याय धनवानों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। लेकिन बयार बदलने पर ऐसा न हो पाएगा। तब सवाल जनता पूछेगी और उसे मूर्ख न बनाया जा सकेगा। जनता में जागृति की हवा बहेगी। लोकतंत्र केवल शब्द न रहेगा, इसके अर्थ ढूंढे जाएंगे। कोई भी अनर्थ न कर सकेगा। जब से देश आजाद हुआ है, तब से अब तक कई बार पुस्तकें बदली, पाठ्यक्रम बदले। इस बदलाव के बारे में पक्ष और विपक्ष में कई तरह की बातें कही गई, अभी भी कही जा रही हैं, लेकिन कुछ अनिवार्य बातें छूट गईं, जिनकी सार्थक चर्चा बाल पोथी से लेकर स्नातक स्तर तक नहीं की गई। इनमें सबसे पहली बात है हमारे देश का लोकतंत्र, संरचना, स्वरूप, कर्तव्य एवं अधिकार। इसकी मूलभूत बातें देश के प्रत्येक बालक बालिका से लेकर युवक युवती व वृद्ध जनों की अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। इसी के साथ एक बात और है कि देश की एकता, अखंडता का सत्य जो बताया, सिखाया व समझाया जाना चाहिए। संत, सुधारक, शहीद, कवि, कलाकार, साहित्यकार, स्वाधीनता सेनानी देश के हर अंचल में हुए हैं। समूचे देश ने साथ मिलकर स्वाधीनता का समर लड़ा था। जब बाल पोथी में बालक बालिकाएं अपने क्षेत्र व अंचल के अलावा
देश के दूसरे अंचल क्षेत्रों की बातें जानेंगे तो राष्ट्रीय एकता अलग से समझानी नहीं पड़ेगी। उत्तर भारत के लोग जब तिरुवल्लुवर को पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत के लोगों को तुलसीदास को अपनाने में कोई अड़चन न होगी। हमारे देश के संतों ने, आचार्यों ने पहले से ही समूचे देश को एक संस्कृति में गूंथ रखा है। बस इसके लिए नव जागरण चाहिए। राजनीति की नीति सही करने के लिए राष्ट्र प्रेम अनिवार्य है। ठीक वैसा ही राष्ट्र प्रेम जैसा कि स्वाधीनता समर के दिनों में था। तब खुदीराम बोस पहले भारतीय थे, फिर बंगाली। शहीद भगत सिंह पहले भारतीय थे, फिर पंजाबी। सुब्रह्मण्यम भारतीय पहले थे, फिर तमिल। इस पर अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पहले भारतीय थे, फिर मुसलमान। हमारा देश बड़ा है, उदाहरण भी असंख्य हैं। सबको एक साथ नहीं गिनाया जा सकता, लेकिन सब में समान रूप से समाये राष्ट्र प्रेम को समझा जा सकता है। राष्ट्र प्रेम सच्चा और पक्का होगा तो राजनीति की नीति भी समर जाएगी। अभी राष्ट्र प्रेम पर सत्ता प्रेम, धन प्रेम भारी पड़ने लगा है। कभी कभी परिवार प्रेम भी बहुत भारी हो जाता है। जब यह बढ़ जाता है तो राजनीति की नीति में अनीति अपने आप घुस जाती है। चुनाव आते ही सब अपनी और अपनों की अच्छाइयों का बखान शुरू कर देते हैं। प्रत्याशियों की योग्यता के नाम पर उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। उठाए भी जाने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सेवा और सादगी का है। यह सबसे पहले मुखर रूप में उठाया जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस प्रत्याशी ने जन सेवा की है, उसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिस तरह से खर्चीली शादियां परिवारजनों को दरिद्र व बेईमान बनाती हैं, ठीक उसी तरह से खर्चीले चुनाव राजनीति और राजनेता को भ्रष्ट व बेईमान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय हमेशा साइकिल रिक्शा से चला करते थे। कुछ वर्षों पूर्व तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साइकिल से ही चला करते थे। ये सब बड़े होने की, उनके बड़प्पन की पहचान है। बदलते समय में कुछ ऐसे ही बदलाव के आसार हैं। इसी का उल्लेख करते हुए परम पूज्य गुरुदेव कुंडलिनी जागरण अंक में राष्ट्र कुंडलिनी की परिवर्तन प्रक्रिया में लिखते हैं, गोवर्धन की मानसी गंगा की तली में जमी कीचड़ को भी इन्हीं दिनों पूरी तरह निकाल कर उसमें नया पानी भरने का प्रावधान बना है। ठीक इसी तरह विश्व वातावरण में जो विविध प्रकार की अवांछनीयताएं घुस पड़ी हैं, उनके परिमार्जन परिशोधन किए जाने का ठीक यही समय है। राजनीति की नीति में भी यही होने वाला है। भावी समय में उसमें अनीति व कुरीति को न रहने दिया जाएगा। दलों का भी दलदल और कीचड़ साफ होगा। प्रत्याशी की परिभाषा भी राष्ट्र प्रेम, सेवा व सादगी के आधार पर की जाएगी। सूत्र और सिद्धांत कागजों के छपे अक्षरों तक सिमटे न रहेंगे। उनके पृष्ठों के प्रकाश को व्यवहार में भी प्रकाशित होना पड़ेगा। यह परिवर्तन कोई व्यक्ति या संस्था नहीं, बल्कि समय करेगा। उचित की परख पहचान करके पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि अनुचित करने वाले अभागे, उपेक्षित व तिरस्कृत ही किसी कोने में पड़े रहेंगे। इसी प्रभाव से सभी को प्रकाशित प्रशासन मिलेगा। बहुत आनंददायक अध्याय है साथियों, जिसमें उज्जवल भविष्य की बात छिपी हुई है। और राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। अगर उसमें सुधार, संशोधन, परिष्कार होता है तो निस्संदेह समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। जब जनप्रतिनिधि सादगी और सज्जनता भरा जीवन जिएंगे तो निस्संदेह सामान्य जन जीवन में भी वही आदर्श अपनाया जाने लगेगा। तो इस तरीके से साथियों, ये आज का एक अध्याय ये पूर्ण हुआ और हम लोग आज एक ही अध्याय कंप्लीट कर रहे हैं। अब इस पत्रिका में केवल वंदनीय माता जी की अमृतवाणी का स्वाध्याय ही शेष रह गया है, जो उस दिन नेटवर्क की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इसको जो है हम लोग कल अवश्य पूर्ण करेंगे और उसके बाद भगवत गीता का क्रम चलाएंगे। तो इसके बाद आप सब लोग
18 सत्संकल्प सूत्र का स्वाध्याय अवश्य करके तत्पश्चात स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।